नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच, हाउ व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स यू टेक टू गेट फाइनल प्रोडक्ट दैट इज concrete. Not only fresh or green stage, it means hardened state. Hardened state मतलब जब वो स्ट्रेंथ गेन कर ले। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप आपने पूरा चार्ट पढ़ा था, उसमें पहला स्टेप सर क्या होता पहले है? कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन कह लो, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, सीमेंट फाइनली कोट बैचिंग करके और वाटर उसका कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन उसके बाद बैचिंग करते हैं। के बाद क्या करते हैं? बैचिंग करते हैं। बैचिंग उसके बाद उसको मिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसके बाद वहां पे उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। किया जाता है, तो सही बात। फिर क्या करते हैं? उसका तो उसको प्लेस किया जाता है जहाँ पे जरूरत होती है। बाकी लोग भी बोलो बेटा, एक ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं। प्लेसिंग के बाद क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन होता है सर। फिर क्या करते हैं? फिनिशिंग फिनिशिंग मतलब स्मूथ सरफेस लेके आते हैं, फिनिशिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्यूरिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिनिश्ड कंक्रीट बनता है हमारे पास। Finished concrete बनता है। इसमें एक स्टेप फिनिश कंक्रीट से पहले के बाद कह लो या बाद में कह लो, कंक्रीट जॉइंट्स और नहीं करने पड़ते हैं आपको थर्मल क्रैक्स वगैरह के लिए। ये बताएंगे क्यों करते हैं, ठीक है? ये स्टेप भी होता है। फिनिश कंक्रीट के बाद जॉइंट्स इन कंक्रीट बनाते हैं थर्मल क्रैक के लिए। अब कलेक्शन करना है हमें, तो ये कंक्रीट ऑपरेशन टॉपिक जो है, ये हमारे जितने स्टेप हैं 1 2 3 5 6 7 8 9, इन दोनों को एक ही स्टेप मान लो, फाइनल। ये जो 9 स्टेप्स हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ना है कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट और स्टोर। आप कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? स्टोर करोगे, नहीं करोगे? कलेक्ट करने के बाद ये थोड़ी कि जितना अभी आपको बनाना है एक टाइम में उतने ही लेके आए, बाकी बाद में देखेंगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना, स्टोर करना पड़ता है। मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है, स्टोर होता है। कलेक्शन मतलब स्टोर। हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर? स्टोर आपके पास सेंसिटिव मटेरियल भी है, लाइक सीमेंट, एडमिक्सचर्स और एग्रीगेट। ये सब क्या है? सेंसिटिव है। एग्रीगेट को एक बार छोड़ दो, सीमेंट बहुत सेंसिटिव है, आप ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते उसे कि कहीं भी रख दिया, स्टोर है अपना। उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि जिससे वो खराब ना हो, और टाइम के साथ क्वालिटी ऑफ सीमेंट डिटोरिएट होती है, ठीक है? बैचिंग, हैंड मिक्सिंग करना है। अच्छा, स्टोर कहाँ पे? साइट पे स्टोर करना है या वेयर हाउस में स्टोर करना है? ये भी पॉइंट है। वेयर हाउस में अलग तरीके से स्टोर होगा, साइट पे अलग तरीके से होगा। वेयर हाउस में कम टाइम के लिए स्टोर होगा या ज्यादा टाइम के लिए स्टोर होगा? ज्यादा टाइम के लिए। ज्यादा टाइम के लिए। और साइट पे 3 दिन 5 दिन 10 दिन उसके अंदर हमें यूज करने करना है। अब बैचिंग क्या है? मतलब हमें हैंड मिक्सिंग है। आपने कौन सी मिक्सिंग करी? नहीं, ये सॉरी, बैचिंग कौन कौन सी होती है? आपने कौन सी करी थी? आपने वे वाली करी थी, वॉल्यूम वाली करी थी? हमने बाय वेट किया था। बाय वेट किया। बाय वॉल्यूम भी होती है, जो हमारे नॉमिनल मिक्सेस है बाय वॉल्यूम है, ठीक है? मिक्सिंग आपने हैंड मिक्सिंग करी थी या ड्रम मिक्सिंग करी थी? हैंड मिक्सिंग।
ड्रम मिक्सिंग या मशीन मिक्सिंग कह लो। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करे। प्लेसिंग आप कैसे कर रहे हो, क्रीमी पाइप से कर रहे हो, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, तो एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारे पास, पहला क्या आता है, कलेक्शन या फिर स्टोरेज। पहला आता है स्टोरेज, स्टोरेज कह लो या फिर कलेक्शन कह लो, स्टोरेज स्लैश कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में सबसे पहले क्या आता है, सीमेंट। सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट सीमेंट सबसे पहले आता है। सीमेंट की बात करते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव चीज है। आप एग्रीगेट को बाहर एक बार को छोड़ सकते हो, सीमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और टाइम के साथ डिटोरिएट दोनों चीजें होती हैं। रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ सीमेंट इज मच मच हायर देन एग्रीगेट। एग्रीगेट का 3 महीने के अंदर ज्यादा डिटोरिएशन नहीं होगा, सीमेंट अपनी 20 to 25% स्ट्रेंथ लॉस कर देगा। अब स्टोरेज, स्टोरेज किसमें, वेयर हाउस में करनी है या फिर साइट पे करनी है। पहले देखते हैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस में स्टोरेज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। इसमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसकी वॉल्स वाटरप्रूफ हो, वाटरप्रूफ मतलब मॉइस्चर नहीं जाए अंदर। और इसकी आपने इंडस्ट्रियल रूफ देखी है कैसी बनी होती है, यस टाइप बनी होती है नहीं होती है, यस सर होती है। हट टाइप होती है, मगर सीमेंट स्टोरेज के लिए ये यूज नहीं करते। यहाँ पे प्रॉपर आपकी सीमेंटेड या कौन आरसीसी की आरसीसी स्लैब होना चाहिए, ठीक है। ये सीमेंट में इंडस्ट्रियल रूफ वाला फंडा यूज नहीं होता। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, वाटरप्रूफ वॉल्स, ठीक है। दूसरा आरसीसी स्लैब रूफ विद प्रॉपर ड्रेनेज। ऐसा नहीं कि पानी बारिश आई तो उसकी छत पे पानी जमा हो गया, वो पानी जमा नहीं होना। प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन करना पड़ता है। इंस्पेक्शन होता है विद इन 3 मंथ्स। जब रेनी सीजन आने वाला होता है तो एक बंदा छत पे चढ़ाया जाता है, वो प्रॉपर देख के आता है कि ड्रेन पाइप्स खुले हुए हैं या नहीं, क्योंकि टाइम के साथ डस्ट वगैरह उड़ती है, लीव्स वगैरह आती हैं तो ड्रेन पाइप्स को ढक लेती हैं। तो ढक उन सबको रिमूव करने के लिए जब रेनी सीजन आने वाला होता है तो प्रॉपर इंस्पेक्शन, चेक और क्लीनिंग करी जाती है। आपको पता है ना कितना सेंसिटिव है वाटर, सीमेंट हमारा वाटर को लेके। और यस सर। फिर क्या है, इसमें विंडोज देनी चाहिए, नो सर। विंडोज चाहिए होती है। अंदर विजिबिलिटी 0 हो जाएगी, विंडोज चाहिए होते हैं स्मॉल साइज, स्मॉल विंडोज स्मॉल साइज की चाहिए होती है। और हाँ, कहाँ पे चाहिए होती हैं, नीचे नहीं लगाते, ऊपर लगाते हैं। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोशनी आने के लिए यूज करते हैं, विंडोज के अंदर विजिबिलिटी अच्छी हो, विजिबिलिटी के लिए करते हैं। बाकी हमें एयर सर्कुलेशन से लेना देना नहीं है। नीचे करेंगे तो एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा या कम होगा, अच्छा होगा। नहीं, एयर सर्कुलेशन तो ऊपर की वजह से होगा अच्छा, मगर नीचे नहीं करते क्योंकि एयर सर्कुलेशन जो होगा ऊपर की साइड होगा। ऊपर की 1 मीटर अराउंड हम हाइट छोड़ देते हैं रूफ से नीचे। ऐसा नहीं कि सीमेंट भरना शुरू हुआ, ये आपका कमरा है या फिर वेयर हाउस है, आप सीमेंट यहाँ तक भर दिए, यहाँ तक नहीं, ये लगाना शुरू करते हैं। वॉल से भी डिस्टेंस बनाते हैं और रूफ से भी, इतने एरिया में सीमेंट स्टोर होता है। क्योंकि इन केस ऑफ मॉइस्चर ट्रांसफर हो तो सीमेंट तक ना पहुंचे, रूफ से हो तो ना पहुंचे, ठीक है। बहुत प्रिकॉशन लिए जाते हैं। विंडो सीलिंग और क्या विंडोज
कहाँ पे होती हैं? नियर सीलिंग। और क्या? डायरेक्टली जमीन पे रख सकते हैं इसे? नहीं, नो सर। नो सर, नहीं रख सकते। फ्लोर चाहिए होता है आरसीसी या कंक्रीट का। कंक्रीट एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर थिक। जो आपका स्लैब डला होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, उतना थिक चाहिए होता है। नीचे एक स्लैब पड़ा होगा जो ग्राउंड मॉइस्चर को आने से रोकेगा। आरसीसी होगा या पीसीसी होगा? क्या? जमीन पे तो स्ट्रेंथ की क्या जरूरत बेटा, पीसीसी भी यूज कर सकते हैं। सर वैसे दोनों हो सकते हैं। यस सर। आरसीसी का आप होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर यूज कहाँ है? एडवांटेज क्या? फालतू की स्टील लगा के कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको? बताओ। सर हमें जब कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होंगी तब हम आरसीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मगर ग्राउंड पे हमें अभी कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? सर ग्राउंड पे तो हमें कोई स्ट्रेंथ चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि मॉइस्चर जल्दी ऊपर आए ही ना। हाँ नहीं, अगर फिर अभी बेटा चाहिए तो मॉइस्चर ऊपर नहीं आए और इस पे लोड आएगा तो कौन सा लोड लग रहा है? कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है? कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव के लिए जी सर। पीसीसी इज सफिशिएंट। ओके सर। ठीक है। और एक दो पॉइंट और होते हैं कि ट्रक लेवल हाइट होना चाहिए, सीमेंट बैग अनलोडिंग अनलोडिंग प्रॉपर हो सके, ऐसा नहीं कि इश्यूज आ रहे हैं। ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वेयर हाउस के रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट। अब क्या है प्रिकॉशन, क्या क्या लेने चाहिए हमें? प्रिकॉशंस स्टोरिंग सीमेंट को स्टोर करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहला क्या होना चाहिए कि जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है नीचे पॉसिबल हो तो वुडन प्लैंक लगा दो, जिससे टेम्परेचर थोड़ा बहुत मॉइस्चर नीचे जमीन पे आए भी सराउंडिंग से। देखिए अभी आपने पीसीसी लगाया, नीचे से मॉइस्चर नहीं जा रहा, ठीक है, आपने स्टॉप कर दिया, यही किया नहीं किया? इन केस थोड़ा सा बहुत साइड से सीपेज हो गया तो नीचे वुडन प्लैंक रखते हैं, तो थोड़ा सा और उठा के रखते हैं अगर पॉसिबल हो तो। नहीं है तो वेल गुड, आप बाहर का सराउंडिंग चेक करते रहिए, काम चल जाएगा आपका। ठीक है। जो सीमेंट है, पहला क्या है कि प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म करो इफ पॉसिबल। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट करो सराउंडिंग। दूसरा क्या है, जो बैग्स हैं, ऐसा नहीं कि आप जब बैग रखने आए, एरिया हमारे पास टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू, सीमेंट बैग्स आए पूरे में फैला दिए, ऐसा नहीं करते। स्टॉक में एक के ऊपर एक रखते हैं, मतलब इसके ऊपर स्टॉक बनाना पड़ता है, स्टॉक फाइल, तो फाइल्स में स्टॉक फाइल में स्टोर करते हैं। समझ रहे हो? ढेर में, मतलब अगर सामने से देखें, फ्रंट व्यू देखें, एक के ऊपर सर एक रखा जाता है, साइड टू साइड। एक के ऊपर एक रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपके पास जगह ज्यादा है तो ऐसे फैला दिए, ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक रखा जाएगा। जगह ज्यादा होना कम होना वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि स्टॉक फाइल होना जरूरी है। इसकी हाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी डिफाइन है कि इतने ज्यादा बैग एक साथ नहीं रख सकते, अभी बताते हैं वो। स्टॉक फाइल में रखना चाहिए। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है कि एक स्टॉक और दूसरा स्टॉक में ज्यादा गैप नहीं रखना है, भाई एक बैग है दूसरा यहाँ पे रख रहे हैं, नहीं, पास प्लस क्लोजली स्टोर। क्यों? टू अवॉइड एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन, एयर में कंटेन सम मॉइस्चर, तो क्या होगा? नुकसान करेगी।
तो आप ऐसे स्टोर करो फ्री एयर सर्कुलेशन रुक जाए आपका। ठीक है, फिर आते हैं तो और क्या, एक बार में उसकी हाइट आपकी 2.5 से 2.7 मीटर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए हाइट, उससे और एक लाइन में हाइट में 15 बैग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा रहे हो तो 15 बैग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आएगी अगर एक से 15 से ज्यादा रख देंगे? सर वो गिरने का चांस हो सकता है। गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। दूसरा ऑपरेशनल, आप सपोज 30 बैग रख दिए तो 30 इतनी ऊपर से उतारोगे कैसे? समझ रहे हो, आपको अल्टीमेटली एक टाइम पे चाहिए तो सीमेंट बैग है, थोड़ी कि स्टोर करके रख दिया नहीं अब यूज नहीं करेंगे, तो उतारने के लिए फिर मशीन वगैरह लेके जाओ तो ये मैनुअली हैंडल कर सकती है इतनी हाइट। बाकी हाइट्स के लिए आपको फिर बाकी अदर एसेसरीज चाहिए होंगी टू हैंडल द सीमेंट। और तीसरा मैंने क्या बोला था, बैग्स डू नॉट टच द वॉल, वॉल से दूर रखना चाहिए, मैंने बताया ना। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए अला बैग और सीमेंट, बैग और वॉल के बीच का, ये आपका मिनिमम 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो स्पेस है ना, मिनिमम स्पेस, डू नॉट टच स्पेस बिटवीन वॉल एंड बैग्स should not be less than 30 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं, 30 सेंटीमीटर मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, आप जब एक ये स्टॉक पाइल है, ऐसा नहीं कि आप बैग उतारना शुरू किए, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक बार में एक लाइन पूरी यूज करनी है। ये उतारा फिर ये उतारा फिर ये उतारा फिर उतारा फिर नेक्स्ट। ऐसे स्टोर भी ऐसे ही करना है, एक के ऊपर एक। ऐसा नहीं कि इस वाले बैच आज आया इधर स्टोर कर दिया, कल आया उसके ऊपर स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले ही जाएगा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर। इसका मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? इसका मतलब ये है कि जो हम सबसे पहले बैग रखेंगे उसी को सबसे पहले उस बैग को, यूज करने के लिए हाँ सर, क्योंकि निकालेंगे। सर वो सर इनिशियल और फाइनल टाइमिंग को देखते हुए ये चीज हुई है ना। इनिशियल टाइम और टाइम के साथ उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है। आपने ऐसा नहीं किया, जो पहले आया था वो रखे ही रह जाएगा, भूल गए आप, ऊपर नए नए फ्रेश स्टॉक आता जा रहा है, आप उसे यूज करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका प्रॉपर डेटा शीट बनती है, ये स्टॉक पहले आया है ये बाद में आया है, उसके अकॉर्डिंग ही जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, और हाँ एक चीज और, ईच कंसाइनमेंट शुड बी स्टोर सेपरेटली। ये थोड़ा सा मतलब है अपने आप में, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। आज ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पहले बताओ। आ रहा है सर समझ। ये चीज जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हाइपोथेटिकल बस ऐसा करते तो कर रहे हैं, नहीं। रीजन है कि एक पहला कंसाइनमेंट आया आपने स्टॉक किया, दूसरा आया तो इसके साइड में दूसरा स्टॉक करोगे, स्पेस कम से कम रखोगे। कंसाइनमेंट 1 कंसाइनमेंट 2
इंटरमिक्स कर दोगे तो इशू आएगा। इसको पहले यूज करोगे, इसको बाद में यूज करोगे। अब आप ऐसा किया, आपने कंसाइनमेंट 1 आया, उसके ऊपर कंसाइनमेंट 2 रख दिया। अब ऐसा पॉसिबल है कंसाइनमेंट 2 यूज पहले, कंसाइनमेंट 1 यूज हो जाए और कंसाइनमेंट 2 बाद में हो, ऐसे स्टोर करने पे? नहीं सर। पॉसिबल है। पहले इसको आप उतार के इधर रखोगे, जब C1 की बारी आएगी फिर C1 यूज सर काम करोगे, बढ़ जाएगा सर। काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं स्टोर करना है, ऐसे करना है। ठीक है। अब इसमें कि आप होशियार हो, आपने बताया कि ऐसे कर लो, सामने वाला लेबर कहेगा मैं फालतू मेहनत क्यों करूं, यही ले सकते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है। स्टोर वो तो करने सर के, चार्ज लेगा हाँ सर, लेबर तो चार्ज लेगा उसका। चार्ज तो लेगा बेटा, वो इतना दिमाग नहीं लगाया, वो कहेगा मैं नीचे से ही लाया हूँ। आप जब तक उसकी खोपड़ी पे खड़े नहीं रहोगे कि भाई लेके आओ, आप उसके साथ खड़े रहोगे दिन भर, ऐसा पॉसिबल है? आपके पास 50 काम होते हैं। ठीक है। तो कंसाइनमेंट उसको क्या होता है, ये स्टॉक फाइल एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आप इन सबको प्लास्टिक शीट से ढकते हो। अब इसमें क्या करते हो कि जो सा कंसाइनमेंट आपको, जो सा स्टॉक यूज करना है, उसका टारपोलिन या प्लास्टिक शीट उतारते हो, उसको कहते हो यहाँ से ले आओ। अब वो ये ऐसा नहीं करेगा कि इसमें से उतार के दूसरे में से लेके जा रहा है, उसका तो फालतू काम बढ़ रहा है, इसमें से हटाना, बैग पे से फिर उठा के यूज करना। ठीक है। कंसाइनमेंट 1, कंसाइनमेंट 2, तो सबका कवरिंग होती है। क्या बोला? प्लास्टिक शीट कवर। क्यों प्लास्टिक शीट कवर क्यों लगा रहे हैं? नॉर्मल कवर लगा देते हैं। बोलो। सर वो सब पानी वगैरह उस प्लास्टिक पे ना कवर, गिरे। पानी आने, हाँ सर, पानी अगर ना पानी पड़े। गिरे या मॉइस्चर है वो जल्दी एब्जॉर्ब ना करे अपने अंदर। वो नीचे पास ना कर पाए। पानी तो बेटा, पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। आप आरसीसी बिल्डिंग में रखे हो, आरसीसी स्लैब है, साइड में वॉल्स हैं जिसपे प्लास्टरिंग भी होना जरूरी है, अंदर बाहर दोनों। मॉइस्चर तो आएगा नहीं, एयर सर्कुलेशन की वजह से थोड़ा मॉइस्चर आए। यहाँ पे वर्कर भी तो काम करेंगे यहाँ पे, तो एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रॉपर? तो एयर सर्कुलेशन के मॉइस्चर से कोई हार्मफुल चीजें आए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप प्लास्टिक शीट का यूज करते हो। ठीक है। ये हो गए आपके प्रिकॉशन वेयर हाउस में। अब आते हैं वेयर हाउस की। अगर आपको डिसाइड करना है कि वेयर हाउस मेरे पास अभी 2000 बैग आने हैं, तो आपसे पूछा जाए कि भाई कितनी जगह चाहिए होगी आपको, वेयर हाउस कितनी कैपेसिटी का बनाओगे आप? ये भी पूछ सकते नहीं, मेरे पास 1000 बैग आ रहे हैं। ठीक है। 1000 नहीं, 2000 बैग आ रहे हैं, आप मुझे बताओ कितना एरिया चाहिए होगा? आप बता सकते हो? बता सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। कैपेसिटी कैलकुलेशन ऑफ वेयर हाउस। आवाज आ रही है? पहले कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है। तो पहला क्या होता है इसमें, फ्लोर एरिया कवर्ड बाय 1 बैग। मतलब फ्लोर एरिया कितना, जमीन पे कितना है, 0.3 मीटर स्क्वायर। हाइट कितनी लेता है, हाइट ऑफ 1 बैग कितनी होगी? एक बैग की हाइट अप्रोक्सीमेट गैस करके बताओ। आपने बैग देखा है, नहीं देखा है कभी? सबने देखा होगा। सर 15-20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर कह लो। एक्चुअल में हम जो कैलकुलेशन लेते हैं 18 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही गैस किया, वेरी गुड। और एक स्टॉक पाइल की हाइट हमारी कितनी जा सकती है? मैक्सिमम हाइट अभी लिखवाया था पीछे, 2.7 मीटर। 2.7 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर। सेंटीमीटर तो 15 बैग लाने ना एक बार में। 15, हाइट कितनी है? 0.8। देखो कितनी आ रही है, इतनी आएगी नहीं आएगी? 15 बैग बोले थे, नहीं बोले थे? एक बैग की हाइट है, यस सर। इतनी आएगी।
अब हाइट के साथ साथ विड्थ भी डिसाइड होती है, कि ऐसा नहीं कि कितने भी लगाते चले आ रहे हैं। ये जो मैंने बनाया है ये हाइट है, ये विड्थ है, एक और डायमेंशन होगी लेंथ वाली। विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है? वो होता है, लिख रहे हो आप लोग, लिख लो बेटा ये सब चीजें बुक में, तो जिसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ये रहता है, ठीक है। द पैसेज बिटवीन टू फाइल्स, दो स्टॉक फाइल्स के बीच में जो पासेज जिसमें से हम लोग करते हैं, कितना होता है? 102 मीटर का। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड स्टॉक फाइल कितना होता है? अभी बताया था। वॉल और बैक के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अभी बताया 0.3 मीटर कह लो या 30 सेंटीमीटर कह लो। और एक और चीज होती है हेड रूम, हेड रूम डिस्टेंस। हेड रूम फिफ्थ मतलब नंबर का पॉइंट से क्या? पैसेज बिटवीन टू स्टॉक फाइल। ये एक स्टॉक फाइल ये है, दूसरा स्टॉक फाइल है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। क्यों गैप है? भाई पर्सन मूवमेंट है कि इसमें से बंदे को उठाना है, इसमें से उठाना है, तो कैसे निकालेगा? जाएगा तो सही इन दोनों के बीच में, जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। सर वो 102 सेंटीमीटर होगा ना फिर? 102 मीटर। सर ज्यादा गैप नहीं हो गया? सर 102 मीटर गैप सर। नहीं लिखा है हमारे। 102 नहीं होगा, ये होगा 1.2 होगा, 1.2 होगा, 1.2 के आसपास ही रहता है, 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर के आसपास रहता है एक बंदे को निकलने के लिए, ठीक है। ओके सर। तो हेड रूम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग एंड मैक्स हाइट, समझ रहे हो ना? ये वाला स्टॉक का हाइट और सीलिंग। ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने बताया था 1 मीटर के आसपास रहता है, 1 मीटर। तो हेडरूम डिस्टेंस 1 मीटर। तो आप लोगों का होमवर्क है, मुझे 2000 फाइंड, आपको ये निकाल, आपका होमवर्क है, क्वेश्चन देखो आप लोग। फाइंड द साइज ऑफ वेयर हाउस और 2000 बैग, 2000 बैग्स मेरे को स्टोर करने हैं, तो कितने हाइट, मतलब उसकी लेंथ विड्थ हाइट चाहिए मुझे वेयर हाउस की, ठीक है। लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, किसकी? वेयर हाउस की, ठीक है। ये बताओगे मेरे को नेक्स्ट टर्न पे आप लोग, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं जल्दी से, एक और ये भी कर लेते हैं साइड पे। ये था किसमें? वेयर हाउस में। सारा वेयर हाउस में स्टोरेज का देखा हमने कि स्टोरेज कैसे 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 करते हैं। अब आते हैं साइड स्टोरेज। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं आया बताओ पहले, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। यस सर आ गया। सर आ गया समझ। ये क्वेश्चन मुझे आंसर चाहिए कल क्लास सर एक और बार समझा दो। एक और बार। कौन बोल रहा है बेटा? सर प्रदीप। सर्वर बॉस। ये कह रहे थे कि आपको 2000 बैग स्टोर करने के लिए कितनी जगह चाहिए
वो निकालना है। आपको एक बैग में कितना कितना चाहिए होता है वो कैपेसिटी दे रखी है। आप 2000 के लिए कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कर लोगे? सपोज एक बैग के लिए मेरे को चाहिए एरिया 0.3, तो 2000 के लिए कितना चाहिए होगा एरिया? 0.3 एक के लिए चाहिए, तो 2000 के लिए कितना चाहिए होगा? सो 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइट एक बैग के लिए कितनी चाहिए? 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसकी हाइट आ जाएगी। मगर ये एक्चुअल हाइट आ रही है, आपको क्या उसमें ये देखना पड़ेगा कि हेडरूम वाला कितना लगेगा, साइड डिस्टेंस, क्लियरेंस। आपको ओवरऑल डिस्टेंस बतानी है, ना कि एग्जैक्टली स्टॉक पाइल की। ये जो आप एरिया वेरिया निकाल रहे हो ये सब आ रहा है स्टॉक पाइल का। मुझे चाहिए एक्चुअल में ऑपरेशनल वाला, जिसमें आपको साइड में 0.3 वाला भी ऐड करना पड़ेगा। ये आप पैसेज कितने प्रोवाइड कर रहे हो, 1 या 2, उस पर डिपेंड करेगा। रूम ठीक मार्जिन है, लेके चलना पड़ेगा ना सर? हाँ सारे मार्जिन पर लेके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप एक बार करना आएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट साइट। जब आप वेयर हाउस में स्टोर करना जान गए तो साइट पे तो खरीदोगे। फ्रेश, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है साइट पे, जो अवॉइड करना चाहिए। पहला, फ्रेश सीमेंट should not be piled over the previous lot। इसमें सबसे ज्यादा इशू होता है। वहां पे आते हैं दिन के 15 बैग, तो 15 बैग पहले वाले नीचे रखे जाते हैं, 15 नेक्स्ट है ऊपर रख दी। ये अवॉइड करना है। इतना कोई ध्यान नहीं देता, कहते कि अरे कल 2 दिन में तो यूज हो जाएंगे, फिर कर लेंगे। नहीं, अलग से करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला यहाँ पे भी है। जो पहले आया है वो पहले ही यूज होगा। आपके पास स्टॉक जो है 2 से 3 दिन डेज का स्टॉक ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉक 2 से 3 दिन का, ऐसा नहीं कि 5 या 10 15 रख के बैठे हुए हैं। वो वेयर हाउस में रखा जाएगा ज्यादा। अगर इससे ज्यादा का आपके पास कैपेसिटी है तो आपको प्रॉपर रूम ऐसा बनाना पड़ेगा साइट पे जो आप कर रहे हो। समझ रहे हो? छोटी मोटी साइट के लिए 2 से 3 दिन का स्टॉक होना चाहिए, 1 से 2 दिन का, उससे ज्यादा नहीं। और क्या है, कवर प्रॉपर होना चाहिए। कवरिंग प्रॉपर। और टेम्परेरी स्टोरेज ऐसे वेट एरिया में क्या भी रख देते हैं, 1 घंटे बाद यूज करना है, नहीं। नो वेट स्टोरेज। ठीक है, यही रहता है। दोबारा ज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया। या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो बोलो। वो तो वैसे सर नहीं चाहिए ब्रेक। आप बैक ऑफ स्टोरेज ऑन सीमेंट। मतलब है कि इफेक्ट ऑफ स्टोरेज, फ्रेश सीमेंट है, स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 100%। फिर 80% हो जाएगी, फिर 70% हो जाएगी, 60% हो जाएगी, फिर 50%। कैसे? 3 महीने बाद 80%, 6 महीने बाद 60%, 70%, 12 महीने बाद 60%, 24 महीने बाद 50%। ऐसे आप उतने ही दे रहे हो, स्ट्रेंथ कम मिल रही है। तो जब भी आप मार्केट से बैग परचेज करके लाओ, ये आपके लिए है। घर बनवा रहे हो छोटा मोटा भी, तब भी सिविल इंजीनियर हो तो बताया होना चाहिए कि भाई जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months। ऐसा नहीं होता कि आप लेके आए, उसने कहा कि साहब मार्केट रेट चल रहा है बैग का 350 रुपीज, मैं आपको 320 में दे दूंगा। आवाज आ रही है? पहले कंफर्म करो आप लोग। यस सर। यस सर। वो कहेगा मैं आपको 320 में दे दूंगा, तो आप खुशी खुशी कहोगे हाँ भाई देखो यार 30 रुपए पर बैग फायदा है, तो मैं 100 बैग लेके जा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा फायदा, 3000 रुपए का फायदा है मेरा। तो आप जब भी बैग परचेज करो, बैग पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, मंथ और ईयर दोनों मेंशन होता है, तो वो जरूर देख लो। बैग ऐसा बैग होता है, बैग
बैग के यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ऊपर की साइड पे या फिर नीचे की साइड पे, और किसी किसी कंपनी वाले यहाँ पे लिखते हैं साइड में। तो 3 जगह चेक कर लेना, मिल जाएगा। जनरली यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर वाले बैग के मॉक के पास। जब सीलिंग उसको सिलते हैं तभी मैं उसकी डेट मेंशन हो जाती है, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ, तो आप रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बेटर टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड डेट। कोई सी भी कंपनी हो, आप लिखो डेट, मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर, दोनों चीज देखोगे। पता लगा कि भाई आपको उसने दे दिया 320 में, दे रहा 12 महीने पुराना, तो आपको ज्यादा सीमेंट यूज करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी। फिर कहोगे कि यार ये वर्कर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मे बी वर्कर का इशू हो सकता है, बट सीमेंट का भी इशू है, आपने चेक नहीं किया। ये साइट पे चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। सीमेंट स्टोरेज के बाद कौन सा स्टोरेज है? स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। सर बोलो। मिनिमम कितना पुराना लेना चाहिए सर, मतलब हम तो कहेंगे 3 कि अभी month? मैं 3 मंथ के, हम तो चाहते हैं कि अभी बन के अभी यूज कर लें, तो चाहेंगे फ्रेश वाला मिले। आप चाहोगे नहीं चाहोगे? यस यस सर, पर एक लिमिटेशन होगा ना सर कि इतना ओल्ड नहीं मिलेगा फिर। सामने लिखा तो है आपके, 12 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, कितने महीने पुराना है। आप कहते हो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना वाला बैग नहीं लेना चाहिए। वो है कि आप अगर 3 महीने से पुराना वाला बैग लेते हो तो रेट निगोशिएट होते हैं कि भाई आपका सीमेंट इतना पुराना है तो मार्केट रेट 3 महीने पहले इतना कम था और डेप्रिसिएशन चार्ज इतना लग रहा है, तो मैं इतने का बैग परचेज करूंगा, ठीक है। जो मार्केट रेट चल रहा है वो उस पर सेल आउट नहीं कर सकता तुम्हें वो। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने वाला पुराना यूज ही नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। 70% स्ट्रेंथ दे रहा है, कम है नहीं, मगर है कि आपको ध्यान से रखना है कि रेट उसी के अकॉर्डिंग लगाए। ऐसा नहीं कि रेट लगा रहा है फ्रेश वाले के और दे रहा है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज 24 मंथ्स वाला भी होता है, 12 मंथ्स वाला भी होता है, 3 मंथ्स वाला। यूज तो सारे ही हैं, फेंकोगे कहाँ सीमेंट? जो 12 महीने स्टोर होके रह गया, अगर सपोज यही बात करो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया बहुत सारा, ठीक है। अभी कोरोना आ गया, आपका आया था कोरोना 2019 एंड में, मिड में। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कोरोना आया, उस समय क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्क सारा बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क सारा बंद हो गया था, नहीं हो गया था? सब कुछ हो यस गया। सर। अब वो जो सीमेंट मैन्युफैक्चर हो गया उसको क्या फेंक थोड़ी ना देंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने प्रिकॉशन लिए कहाँ पे? वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टोर करके रख दिया। अब स्टोर करके रख दिया, फिर वो निकाल के लाए। आपको 1.5 साल तो 18 महीने तो ऐसे ही हो गए थे जब कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हुआ, तो 18 महीने पुराना वाला बैग मिला ही मिला। अब मार्केट में इसके अलावा कोई अवेलेबल नहीं था, प्लांट्स भी बंद थे मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको वही लेना पड़ा। रेट आपको अकॉर्डिंगली लगाएगा, ऐसा नहीं कि फ्रेश सीमेंट वाले लगा दिए, ठीक है। यूज तो 24 महीने पुराना भी कर सकते हैं, मगर विद प्रिकॉशन, विद टेस्ट, प्रॉपर टेस्टिंग, कितनी स्ट्रेंथ दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सीमेंट इन द मिक्स इंक्रीज और डिक्रीज उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जब आप मिक्स डिजाइन करते हो, फ्रेश के हिसाब से मान के चलते हो, तब आप कहते हो कि 3 महीने से पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से पुराना है तो मिक्स डिजाइन वाले को बताना पड़ेगा मेरा सीमेंट आपका 6 महीने पुराना है, तो आप डिजाइन उसके अकॉर्डिंग करना। तो वो प्रिकॉशनरी फैक्टर लगा देगा, 1.2 टाइम्स सीमेंट डालेगा, 20% सीमेंट बढ़ा देगा। तो रेट आपकी तरफ से तो 20% एक्स्ट्रा जा रहा है, रेट आप उसी के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। अब आया स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट स्टोर करना जरूरी है या नहीं? बोलो बेटा, कहाँ चले जाते हो सबके सब? एक तो 17 स्टूडेंट्स है, उसमें भी कोई नहीं बोल रहा। सर है जरूरी। वो जरूरी है
सर क्या भी चीज, तो वो सर कॉल आ गई थी। सर उसमें डस्ट वगैरह। अरे सर एग्रीगेट का पूछ रहे हैं कि वो क्यों जरूरी है स्टोर करना। सर ये तो सर इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि ये भी तो सर एक तरह से सर सीमेंट की तरह ही, ये भी तो सर सीमेंट के जैसे ही है ना, मतलब इसको भी तो हम कंक्रीट वगैरह में यूज करते हैं, तो इसे भी तो, ये भी तो स्ट्रेंथ एक अरे प्रोवाइड करता है तो सीमेंट की तरह। सर जो इसका जो क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना सर। हाँ बोलो सर बेटा। इसका क्लीन होना इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट हाँ का। क्लीन होना इम्पोर्टेंट है। इसको सीमेंट की तरह इतना ध्यान नहीं चाहिए इसको। इसको ये नहीं चाहिए कि मेरे पास पानी नहीं आना चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए कि मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, इसको ये नहीं कि मेरे को एकदम कवर करके रखो, ऐसा नहीं। बस इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें कोई भी फॉरेन एंटिटी इंक्लूड ना हो। फॉरेन एंटिटी इट मे बी डस्ट, डस्ट मींस सिल्ट और क्ले और प्लांट, या फिर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रास हो गया, ये सब इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये हमारा इसका प्राइमरी स्टोरेज का रूल होता है। और ऐसा नहीं हो कि आपने स्टॉक पाइल किया, नीचे बड़े बड़े पार्टिकल आ गए, ऊपर छोटे छोटे रह गए। अब आप गए स्टोरेज कंप्यूटर में ऊपर का ले लिया, अब ग्रेडिंग आपने मिक्स्ड इसके हिसाब से डिजाइन कर दिया, पर जब नीचे आएंगे तो मोटे मोटे पार्टिकल आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप स्टॉक पाइल से स्टॉक लेके आओ तो थोड़ी बहुत मिक्सिंग करने के बाद फिर लेके जाके डालना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ है नहीं। पहला क्या है कि इसमें क्या रहता है कि आपका पहला रिक्वायरमेंट रहता है मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ये आपको पता ही है कि ऐसा नहीं कि ऊपर छोटे पार्टिकल आएगा नीचे बड़े बड़े रह गए, ऐसा नहीं। मेंटेन यूनिफॉर्मिटी क्यों? ग्रेडिंग इस पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी? छोटा पार्टिकल कौन सा कितना डालना है तो उस पर डिपेंड करेगा। मेंटेन मॉइस्चर कंटेंट, ऐसा नहीं कि पानी इतना ज्यादा स्टोर हो गया है तो पानी नीचे ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। मॉइस्चर कंटेंट हो, नोट, हमें इसका इशू नहीं है कि मॉइस्चर कंटेंट हो या ना हो, यूनिफॉर्म हो, पूरे स्टॉक पाइल में एक ही लेवल का हो, जिससे आप एडजस्टमेंट करो मिक्स में, तो एडजस्टमेंट जो आपने लगाए वो पूरे स्टॉक पाइल के लिए वैलिड हो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले के लिए अलग नीचे वाले के लिए अलग, बार बार चेंज करने में दिक्कत आए। यूनिफॉर्म ग्रेडिंग, यूनिफॉर्मिटी इन मॉइस्चर। और कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? प्रिवेंट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब छोटे मोटे पार्टिकल ऊपर नीचे आ गए। और क्या रिक्वायरमेंट है? अवॉइड हार्मफुल मटेरियल। ये चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी यही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है नहीं स्टोरेज की, और कोई से नुकसान है नहीं। तो इन सबको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कहते हैं कि प्रिकॉशन जो आप स्टेप्स लेते हो क्या होते हैं? ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, और इनको फुलफिल करने के लिए आप स्टेप्स लेते हो। स्टेप्स क्या लेते हो? पहला क्या स्टेप लेते हो? हार्ड सरफेस पे स्टोर करते हो। दूसरा लोमी और ग्रास, लोमी सॉइल, लोम एंड ग्रास पे स्टोर करना अवॉइड करते हो। क्यों भाई? लोम पे करोगे जब स्टोर आपका जेसीबी डोजर लेके जाएगा तो नीचे सॉइल भी ले जाएगा। ग्रास स्टोर होगी, ग्रास की एरिया पे, तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ जाएगा जब हम उसको लोडिंग कर रहे होंगे। और ये कहते हैं कि अगर आपके पास हार्ड सरफेस नहीं अवेलेबल है, हार्ड क्या बोला? हार्ड सरफेस जरूरी थोड़ी है कि आप साइड पे सब जगह अवेलेबल हो, नहीं है तो नीचे शीट बिछाओ। कोरुगेटेड ऐसे आती है ना, स्टील टिन शेड की जो आती है, देखिए सबने, गाँव में लगी रहती है, वो बिछाओ, उसके ऊपर स्टॉक पाइल करो, या फिर प्लैंक्स लगाओ उसके ऊपर स्टॉक करो, जिससे नीचे वाली सॉइल से कांटेक्ट में नहीं आया ग्रास वगैरह से। अब जब अनलोडिंग होगी उस पे से ले जाएगा। और क्या है कि भाई
ये सेग्रीगेशन क्यों होगा? ज्यादा हाइट से अनलोडिंग करेगा तो भाई सेग्रीगेशन होगा, बड़े बड़े पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, छोटे छोटे ऊपर रह जाएंगे। तो क्या जाता है कि भाई आप स्टोर जब लोडिंग अनलोडिंग करो तो एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके रखो। और स्टॉक पाइल की हाइट हमारी 1.5 मीटर से के आसपास रहनी चाहिए। बस ऐसे ही बाकी पढ़ लेना भाई, वेजिटेबल वगैरह, वेजिटेबल डेब्रीज, लीव्स वगैरह नहीं हो, मतलब इसमें ज्यादा स्टोरेज का नहीं, ये आपके ये 4 स्टेप फुलफिल हो जाए, वो कैसे भी हो, वो आपका प्राइमरी कंसर्न रहता है। ये स्टोरेज का आ गया। अब नेक्स्ट क्या आता है? स्टोरेज के बाद क्या आता है? बैचिंग। स्टोरेज, आपने स्टोरेज कर लिया। बैचिंग। अच्छा, आपने ये तो देखा नहीं कि भाई वाटर स्टोरेज का भी कुछ होता है क्या ऐसा? पानी को तो टैंक में स्टोर करोगे, ऐसे कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनटिल अनलेस आप उसकी स्पेशल कंक्रीट वाली कंडीशन में ना एंटर कर जाओ, जैसे हॉट वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हो, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जब तक नहीं तो कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है सेकंड स्टेप, कौन सा आता है? बैचिंग। अच्छा ये बताओ, ये मैंने अभी डिस्कस किया, ये मैंने आपको पहले जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था इसमें से मेजर पॉइंट बता रखे थे, नहीं रखा थे? ये ऑर्गेनिक मटेरियल, लीव्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। ये सर बताया था। अब ये चीजें यहाँ पे बेनिफिट दे रही नहीं दे रही हैं, इसीलिए पहले वाले टॉपिक्स में हमारे पास टाइम ज्यादा लग गया। और आप जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि भाई ऐसा सर बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक, साइंटिफिक रीजंस हैं। नहीं, आप लोग जस्टिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे जो चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? यस जितने सर। पॉइंट जस्टिफिकेशन जरूरी है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है कि तो क्यों हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं ऐसे ही है तो फिर ये बताओ, मैं लोमी सॉइल पे स्टोर कर दूं, ग्रास नहीं हो, तो क्या इशू आएगा मेरा? हार्ड सरफेस नहीं था मेरे पास, सॉइल था, सॉइल वाले पे मैंने स्टोर कर दिया, क्या इशू आएगा? बोलो बेटा। सर सॉइल पे किसको स्टॉक कर रहे हैं, सीमेंट को या फिर एग्रीगेट को? सीमेंट तो करना ही नहीं है सॉइल पे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट को सॉइल पे मैं स्टोर कर दूं तो क्या होगा? सर सिल्ट वहां से आ जाएगा ना। अच्छा, सिल्ट आ जाए, सिल्ट से क्या नुकसान? सर उससे सर स्ट्रेंथ, वो मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा वो दिक्कत कर जाएगा ना, 15% से ज्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए एग्रीगेट में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोला। अब ये बताओ कि सिल्ट एक्चुअल में कैसे हिंडर करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है? वो सर बॉन्डिंग सही से होने नहीं देता ना, वो सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। ये ना बॉन्डिंग, ना खुद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो एक सीमेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी कहता है कि तुम भी मत करो, उसकी भी हिंडर करता है। ठीक है, ना खुद कर रहा है ना करने दे रहा है, इसीलिए उसको हम अवॉइड करते हैं कि तुम मत आओ भाई हमारे सीमेंट, हमारी बेचिंग में, हमारे कंक्रीट में आप मत आओ। अब हमारे पास वॉल्यूम बैचिंग में क्या करते हैं? वॉल्यूम बैचिंग में क्या करते हैं हम लोग? बॉक्स बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉक्स बना लेते हैं बाय वॉल्यूम के, इसको हिंदी में कहते हैं फर्मा बॉक्स। इसको जब हमारे बेस वॉल्यूम होता है कि एक डब्बा ये डालना है, 2 डब्बे एग्रीगेट के, दो, एक डब्बा सीमेंट के डालना है, 2 डब्बे फाइन एग्रीगेट डालना है, 3 डब्बे फोर्स एग्रीगेट के डालने हैं। तो इसमें प्रॉपर ऐसे फिल किया जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से फेंक दिया, ऐसे नहीं, इसको प्रॉपर करके थोड़ा सा इधर ला के उसमें वॉइड्स वगैरह अवॉइड हो जाएं, ऐसे करा जाता है। ठीक है, सीमेंट में आपको पता होता है कि एक बैग में कितने सीमेंट, कितने वॉल्यूम कितना होता है एक सीमेंट बैग का? सर 50 वॉल्यूम kg। होता है वॉल्यूम यस बात सर करिए, कितना? 50 kg? 0.34 34.5 लीटर। लीटर मीटर क्यूब 0.34 मीटर क्यूब। अच्छा ये कह रहे हैं सर।
सही लिखा है मैंने? बोलिए बेटा। यस सर, यस सर। आप इन जनरल क्या करते हो कि एक सीमेंट बैग का एक्चुअल में होता 34, जब आप कैलकुलेशन करते हो तब आप कितना ले लेते हो? 35 ले लेते हो। जब ये वे आप क्या कर रहे हो उसमें, क्या कर रहे हो? जब आप वेइंग वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हो तो नियरली 35 लीटर ले लेते हो। ये बेटा मैंने सही लिखा है? कौन बोल रहा है ठीक लिखा है, कौन बोल रहा है नहीं ठीक बोल लिखा है? जल्दी बोलो। सर ये हो सकता है 0.0345 हो सकता है या होगा? अरे तो यार मैथ है, इसमें थोड़ी हो है गई ना सर, क्योंकि 1000 मीटर क्यूब से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं जब लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मीटर क्यूब में करना, इसको 1000 से डिवाइड करो, यहाँ पे 0 आएगा नहीं आएगा? यस सर, हाँ। तो फिर इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? ठीक है, 35 लीटर्स लेके कर देते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसे कुछ है नहीं, बाय वाटर को बाय वॉल्यूम मेजर करो, बाय वेट मेजर करो, तो इतना कोई इशू सेम ही रहता है। तो फॉर्मूला बना के अच्छा वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। और फिर आता है वेट बैचिंग। अच्छा, कौन सी बेटर होती है, बाय वॉल्यूम या बाय वेट? सर वैसे तो हमें वेट करनी चाहिए स्टैंडर्ड मेथड में, लेकिन नॉमिनल मेथड में हम बाय वॉल्यूम कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड मेथड बाय वेट कहता था, बाय वेट वाली बेटर है, बेटर रिजल्ट देती है। बेटर रिजल्ट्स क्यों देती है? कि उस पर बेटर कंट्रोल है आपका। कंट्रोल मतलब समझते हैं ना कि आप बाय वेट डाल रहे हो, जितना डाल रहे हो उतना ही आएगा, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। तो बाय वॉल्यूम में क्या है, आपने सपोज बल्किंग ऑफ 70 हो गई, आपने डाल दिए 2 डब्बे, तो एक्चुअल में तो 2 डब्बे नहीं गए। अगर 30% आपकी बल्किंग हो गई तो 2 डब्बे नहीं गए, कम गए। आपको दिख रहा है 2 डब्बे जाने चाहिए, मगर गए कितने हैं? कम गए, उसमें और डालना पड़ेगा। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कितना। बाय वेट में आपको पता है कि भाई मॉइस्चर कंटेंट आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो उस मॉइस्चर में से हटा के उतना वेट का और एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट आप उसमें डाल देते हो। ठीक है, तो बैचिंग में इतना कुछ है नहीं। बैचिंग मतलब आपको मैंने बता ही रखा, ज्यादा कुछ है नहीं। वेइंग आपका लोड सेल वाला वेट बैलेंस होता है। लोड सेल बैलेंस बड़े बड़े वेट के लिए होता है। क्या होता है आपका वेइंग बैलेंस? ठीक है, लोड सेल आप बैचिंग मशीन भी कह सकते हो। लोड सेल होता है कि जितना आप हैवी लोड्स के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आपका वेट मेजर करके देगा वो। सेंसिटिविटी उसकी कम होती है। क्यों? सीमेंट के हम इतने बड़े बड़े वेट कर रहे हैं, तो हमारा एक आध केजी इधर उधर हो जाए तो इतना सेंसिटिविटी पे मैटर नहीं करता। ठीक है, और ये जल्दी इजीली खराब भी नहीं होते हैं। वेइंग बैलेंस में। ठीक है, इसमें मशीन बैचिंग में आपका मैनुअल बैचिंग भी होती है कि आप मैनुअली वे बैलेंस पे मेजर करके डालो। सेमी ऑटोमेटिक होती है कि आप वे बैलेंस खुद डाल रहे हो, तो वहां से उठा के खुद ले जाएगा। ऑटोमेटिक होती है, खुद वे करेगा, खुद ही लेके जाएगा। समझ रहे हो? खुद वे करेगा, खुद ही लेके जाएगा। किसके थ्रू? कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह मैंने बताए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे? नो सर। बताए थे। चलो बता देता हूँ। ऑटोमेटिक सब की बताया बात था। ऑटोमेटिक की बात कर रहे थे। तो ऑटोमेटिक में हमारे पास क्या होता है? ऑटोमेटिक में क्या है, यहाँ पे आपके हॉपर लगे होते हैं। आप इसमें भर देते हो पूरा ऊपर तक एग्रीगेट्स। ये सीमेंट का हॉपर्स होते हैं। इसमें आप फुल इसमें आप बिना वेट करे जेसीबी से
लोडर से डालते रहते हो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट होती है जिस पे लोड सेल्स लगे होते हैं। पहला याला ऑटोमेटिक आपका न्यूमेटिक प्रेशर से खुलेगा, इसमें एग्रीगेट आएगा, कितना आया लोड सेल डिटेक्ट करके बताएंगे आपको कितना आया, ऑटोमेटिकली खुल रहा है। ये आ गया, ये बंद हो जाएगा, फिर ये अलग गेट खुलेगा, फाइन एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट जो सही पहले आया वो आया, बुल हो जाएगा। फिर सीमेंट दूसरी जगह से आ रहा है, ये बैलेंस, ये आपका बेल्ट चलना शुरू करेगी, ये एग्रीगेट खुद लेके जा रही है। यहाँ से आपका ऊपर की साइड लगा रहता है इसी कंटिन्यूशन में ऐसा, ये यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यूशन में, ये वाला ये वो यहाँ पे देगा, ये वाला आपको ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपका मिक्सिंग पेन होता है तो उसमें जाके फेंक देता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ये आता है हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, ये वाली कहलाती है इंक्लाइंड कन्वेयर बेल्ट। तो ऑटोमेटिक में, सेमी ऑटोमेटिक में आप यहाँ पे ला खुद वेट, यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक में आपको वेट करके इस पे डालना पड़ेगा, लेके जाएगा। ऑटोमेटिक में क्या है, मैनुअल में क्या है, वेट भी खुद करो, डाल के भी खुद आओ। अब आते हैं इसके बाद क्या होता है बैचिंग के बाद, बोलो बेटा। मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग फिर आ गए मिक्सिंग, तीसरा स्टेप आ गया। मिक्सिंग में पहला होता है हैंड मिक्सिंग, दूसरा होता है आपने हैंड मिक्सिंग करी, आपने हैंड मिक्सिंग करी, उसमें थोड़ा सा स्टेप्स में आपने ऊपर नीचे कर दिया था, थोड़ा सा स्टेप्स ऊपर नीचे थे, मगर आपने करी, होती वैसे ही है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, होती वैसी है जैसे आपने बताया था। इसमें के स्टेप्स वाइज थोड़े से लिखें, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हैंड मिक्सिंग को, हैंड मिक्सिंग में पहले क्या बोल रहा है, सरफेस को क्लीन करो टू रिमूव एनी ऑड डेब्रीज एंड वेट द एरिया। ये आपने किया था, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो जो आपने किया था नहीं किया था बताओ। आपने सरफेस को क्लीन किया था, हमारा पहले से क्लीन था, ऐसी कोई ऑड डेब्री या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं पड़ा था, इसलिए आपने सफाई नहीं करी। आपने वेट किया था, एरिया को गीला किया था, फिर उसके बाद क्या किया था, केयरफुली मेजर्ड आउट हाफ ऑफ द बेलास, मतलब सैंड और ग्रेवल को आधा डाल दो, डंप करो, पहले आधा डालो, फिर उसके कोन शेप बना लो। कोन शेप समझते हो ना, इस टाइप का आधा डालने को बोल रहा हूँ। यूज शॉवल टू कैटर द मिडिल हीप एंड मेजर आउट द सीमेंट रिक्वायर्ड। आधा आपने डाला, फिर इस पे सीमेंट डाला, सीमेंट डालने के बाद क्या किया, रिमेनिंग डाल दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया था, क्यों, आपका बहुत छोटा सा बैच था, बड़ा बैच में आप डिफरेंशिएट, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बीच में सीमेंट डाल रहे हैं, नीचे ऊपर कोर्स एग्रीगेट डाल रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सिंग तो है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर डालोगे तो जब आप ड्राई मिक्सिंग करोगे तो आपका सारा एग्रीगेट फाइन वो सीमेंट उड़ जाएगा, वो चीज अवॉइड करने के लिए आप बीच में दबा देते हो। अब इसकी ड्राई मिक्सिंग करते हो आप, नहीं ड्राई मिक्सिंग मतलब आधा लेते गए, मिक्स करके एक स्टॉक फाइल बना लिया, इसमें सब कुछ है, सीमेंट फाइन एग्रीगेट सब कुछ है। फिर इसमें क्या करते हैं, बीच में गड्ढा सा बनाते हैं, फिर उसमें पानी डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, साइड से उठा के बीच में डालते रहते हैं, पूरे रहते हैं, थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर साइड से काट के निकालना शुरू कर देते हैं। और ज्यादा पानी नहीं डालते, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, 3 मिनट का टाइम लगना चाहिए। मैनुअल हैंड मिक्सिंग कितना
3 मिनट तक मिलाना चाहिए। आपने किया था, आप लोगों में से 5-6 लोग लगे हुए थे, उन सब ने 3 मिनट आराम से ले लिए थे, इतना टाइम लग गया था। और ऐसा नहीं, और ये चीज आपने प्रिकॉशन ली थी कि भाई पानी इकट्ठा डाल दिया था या थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे? सर थोड़ा थोड़ा करके डाला था। आपने थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा precaution- डाल दे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही करके डालना चाहिए, इकट्ठा नहीं डालना चाहिए। इकट्ठा डाल देंगे तो क्या होगा, सीमेंट को लेके पानी नीचे से बाहर निकल जाएगा, उसको मिक्स में चिपकने से पहले पानी सारा पानी सीमेंट को लेके बाहर आ जाएगा। तो वो सबसे जरूरी है कि आपको इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना, जिससे आपको होमोजेनियस मिक्स बने। अगर आप एक्स्ट्रा डाल दोगे तो सारा पानी लेके वो बाहर आ जाएगा। अब आता है कौन सा मिक्सिंग, यही रहता है, एक बार स्टेप्स पढ़ लेना, कुछ ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, वो चलता है, ठीक है, इससे पढ़ लेना, जो आपने किया है वही लिखना, बस इसमें जो स्टेप हमने फॉलो नहीं किया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आता है मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में आपके पास आते हैं बैच मिक्सिंग, बैच मिक्सर, कंटिन्यूअस मिक्सर, मोबाइल ट्रक या टीएम, कंटिन्यूअस ट्रक मिक्सर। ये आपने देखे हैं किसी ने ट्रक मिक्सर? ये सर Yes, देखा sir. है, लेकिन सर उसका Yes, वो सर कितने आरपीएम में घूमना चाहिए उसका जो मिक्सर होता है? हाँ वो रहता है, जब आइडियल खड़ा है वो अलग होता है, जब आप प्रॉपर मिक्सिंग कर रहे हो वो अलग होता है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना चाहिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कितना घूमना चाहिए वो अलग होता है। वो अगर भी सर आप साइट पर मिक्स हो रहा है तब? साइड पे मिक्स नहीं करते ना बेटा, बैच में बैच मिक्सर से लेके बना के जा रहे हो तो आप बैच साइड पे क्यों मिक्स करोगे? आरपीएम आपको डिसाइड करना है कि आपका आरपीएम रहता है जनरली 60, आपका जो ड्यूरिंग ट्रांजिट रहता है आपका रहता है कि 15 से 20 आरपीएम होना चाहिए, रोटेशन पर मिनट, जब आप मिक्सिंग कर रहे हो प्रॉपर ड्यूरिंग ट्रांजिट, और जब मिक्सिंग कर रहे हो तो आपका रहता है 40 से 50 रोटेशन पर मिनट। इतना अचीव करना ही मुश्किल होता है, 40 ही रहता है उसका। अब ये मैन्युफैक्चरर पे आपका स्विंग स्टेटर का है, टाटा का है, या फिर और किसी कंपनी का, उस पर भी डिपेंड करता है। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इन जनरल कमेंट करना ठीक नहीं। अच्छा, बैच मिक्सर और कंटिन्यूअस मिक्सर में क्या डिफरेंस है? दो लिखे ना यहाँ पे, बैच मिक्सर लिखा है, कंटिन्यूअस मिक्सर लिखा है। बैच मिक्सर आपने देखा है, जो लैब में रखा था एक ड्रम ऐसे करके? Yes, sir. देखा है. अरे अपनी लैब में ही तो रखा है वो। हाँ सर, यस देखा सर, है, यस देखा वो सर, बैच लैब में मिक्सर है। रखा। एक बैच एक बार में एक बैच मिला सकता है, उसको बैच मिक्सर कहते हैं। एक होता है टिल्टेड वाला और एक होता है पैन मिक्सर, इसको ड्रम मिक्सर भी कहते हैं, एक पैन मिक्सर भी होता है। पैन मिक्सर आपके लैब में नहीं था, टिल्ट ड्रम मिक्सर था। कौन सा था? टिल्ट ड्रम मिक्सर, टिल्ट ड्रम मिक्सर, और इसमें होता है एक पैन मिक्सर। इसमें क्या है, एक बार में एक बैच होता है, एक बार में एक बैच बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली बन रहा। जो आपके उसमें होते हैं साइड पे होते हैं कंटिन्यूअस मिक्सर होते हैं, जिसमें ये सब चीजें लगी होती हैं, ये बताया ना ये मैंने रोटरी, इसमें आपका मिक्सर कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, आप जैसे जैसे मटेरियल पहुंचे हो मिक्सर के निकालते रहो, समझ रहे हो? मिक्सर कंटिन्यूअसली घूमता ही रहता है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग करता रहेगा वो, कंटिन्यूअस मिक्सिंग करता रहेगा। तो जो आपके आरएमसी प्लांट्स में यही वाला ही होता है, कंटिन्यूअसली प्लांट मिक्सर घूमता रहता है, आप लोडिंग करो, बैचिंग करो, पहुंचाओ, मिक्सर के नीचे दे देगा।
फिर बैचिंग करो, जो भी टाइम लगता है मिक्सिंग में आपका टाइम लगता है 1 मिनट टू 1.2 मिनट, मतलब 60 से 80 70 सेकंड्स के बीच में मिक्स करके दे देता है। वो कंटिन्यूसली ट्विन शाफ्ट मिक्सर होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आप कंटिन्यूस बैचिंग करते रहो और नीचे ट्रांजिट मिक्सर लगाओ, ऊपर से लोडिंग करो, नीचे से मिक्स करके नीचे भेज देगा, आप जाके साइड पे पहुंचाते रहो। अब आया ट्रांजिट मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर क्या है कि कई बार होता है कि आपको मोबाइल मिक्सर ट्रक में मिक्सर फिट होता है, जहाँ पे चाहिए वहां पे आपका मटेरियल रखा है, अपना मिक्सर भेज दो, वहां पे जाके मिक्स करके आ जाएगा। जैसे आपने देखा है आपके घरों के आसपास लोकल एरियाज में वो रहता है, वो डलता है स्लैब वगैरह, वो लेके आता है, देखा आप लोगों ने? ट्रैक्टर में पीछे बांध Yes, के sir. लेके आते हैं, यस सर, वो मोबाइल मिक्सर ही है। वो ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं उसको मोबाइल बनाने के लिए, बैच मिक्सर को मोबाइल मिक्सर भी बना दिया उन्होंने। अगर आप उसको परमानेंटली मोबाइल ट्रक में माउंट कर दो तो मोबाइल मिक्सर कहलाता है। ठीक है, और फिर मिक्सिंग हो गई। कितने मिनट की होनी चाहिए? ये लोग कहते हैं हमारे पास 1 से 2 जो मशीन मिक्सिंग होनी चाहिए 1.25 1 से 1.5 मिनट की होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है मेक पे, मिक्सिंग टाइम। कोई कोई तो मिक्सचर इतने पावरफुल होते हैं जो 30 सेकंड्स में भी मिला देते हैं पूरा। 30 सेकंड्स इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट द होमोजेनियस मिक्स। इससे ज्यादा मिक्सिंग करोगे तो एग्रीगेट क्रशिंग होने लगती है ट्विन शाफ्ट मिक्सर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम भी ओवर हो गया। यस सर, टाइम अब होने भी वाला होगा। हाँ, होने वाला। सर आज की वीडियोस को वीडियो- सर अपलोड कर देना सर, काफी टाइम से सर अपलोड नहीं हुआ, चलो मैं शायद रात में 5 कर अप्रैल से अपलोड नहीं हुआ। मैं कर दूंगा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार सर ये जो वो कंटिन्यूअस मिक्सचर एक बार वो बता देते सर, उसमें थोड़ा। कंटिन्यूस मिक्सर बेटा, अरे वही कन्वेयर बेल्ट वाला है। यहाँ पे आप बैचिंग करते रहो, वहां पे मिक्सर कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप वेइंग बैलेंस से उसमें मिक्सर में डालते रहो, आप यहाँ पे वे बैलेंस करो, वे बैलेंस यहाँ से ऊपर एग्रीगेट जाएगा, मिक्स करके नीचे दे देगा। कंटिन्यूअसली मिक्सर चल रहा है, आप उसको रोक के नहीं खड़े हो। और जब आप प्लांट शट डाउन कर रहे हो तब तक के लिए आप रोक रहे हो, उससे पहले वो चलता ही रहेगा।